नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक काफी चर्चित किताब पर बात करने वाले हैं। हाँ, जिसने पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में काफी हलचल मचाई थी। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। ये किताब आई तो खैर 1997 में थी, पर मुझे लगता है आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। बिल्कुल, आज भी लोग इसे पढ़ते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा इरादा यही है कि इस किताब के जो मुख्य आइडियाज हैं उनको जरा खोल कर देखें। हाँ, और समझें कि ये पैसे को लेकर हमारी जो पारंपरिक सोच है उसको कैसे चुनौती देती है। कियोसाकी ने इसमें 2 पिताओं का जिक्र किया है, एक अमीर पिता, एक गरीब पिता, और उनके नजरिए से पैसे की कहानी बताई है। एक तरफ उनके अपने पिता, पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। हाँ, जो सुरक्षित नौकरी, पेंशन, मतलब एक तयशुदा जिंदगी में यकीन रखते थे। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता, एक बिजनेसमैन, निवेशक, जिन्हें वो रिच डैड का दर्जा देते हैं। जिनकी सोच बिल्कुल अलग थी। वित्तीय शिक्षा, बिजनेस, संपत्ति बनाना, इस पर उनका जोर था। तो चलिए इसी कॉन्ट्रास्ट के जरिए पैसे और सोच के तरीकों को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला सबक जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा क्रांतिकारी है शायद, कौन सा? कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। यह सुनने में ही बड़ा लगता है। हाँ, ये लाइन बहुत पावरफुल है। क्योंकि पुअर डैड की फिलॉसफी तो सीधी थी, भाई खूब पढ़ो, अच्छी डिग्री लो, बढ़िया सुरक्षित नौकरी पकड़ो। ज्यादातर घरों में यही सिखाया जाता है। बिल्कुल। और रिच डैड यहीं पर एक बड़ा मोड़ लाते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ तनख्वाह पर टिके रहना वो एक तरह का जाल है। वो रैट रेस जिसे कहते हैं। हाँ, वही चूहा दौड़। सुबह उठो, काम पे जाओ, बिल भरो, पैसा खत्म, फिर वही चक्कर। रिच डैड का कहना था कि इससे बाहर निकलना है तो असली ध्यान संपत्ति यानी एसेट्स बनाने पर होना चाहिए। एसेट्स मतलब ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें। हाँ, ऐसी चीजें जो आपके लिए पैसा कमाएं, भले ही आप उस वक्त सीधे सीधे काम ना भी कर रहे हो। ये सिर्फ पैसा बचाने की बात नहीं है। अच्छा। ये कैश फ्लो को समझने की बात है। मतलब नकदी का प्रवाह किधर जा रहा है, आपकी तरफ आ रहा है या आपसे दूर जा रहा है। कैश फ्लो, ये महत्वपूर्ण है। बहुत। ये सोच का बदलाव है, एक कर्मचारी की तरह सोचने से हटकर एक निवेशक या मालिक की तरह सोचना। तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ ज्यादा कमा लेना ही काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और शायद यहीं पर दूसरा सबक आता है, फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब वित्तीय साक्षरता। एकदम। किताब इस पर बहुत जोर देती है कि आपने कितना कमाया उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कितना रख पाते हैं और फिर उसे बढ़ाते कैसे हैं। बिल्कुल सही। और फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ बैंक अकाउंट खोलना या बंद करना जानना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका मतलब है संपत्ति और देनदारी, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझना। हाँ, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कई बार। होता है। फिर कैश फ्लो कैसे काम करता है, निवेश के बेसिक्स क्या हैं, टैक्स के नियम आपके फायदे में कैसे काम कर सकते हैं या नुकसान में। ओह, टैक्स भी। हाँ जी, टैक्स का खेल समझना बहुत जरूरी है। कियोसाकी कहते हैं कि इस समझ के बिना ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी भी आपको असल में अमीर नहीं बना सकती। क्यों भला? क्योंकि आप ज्यादा कमाएंगे तो शायद ज्यादा खर्च भी करेंगे, लाइफस्टाइल बढ़ जाएगा, लेकिन आप रहेंगे उसी रैट रेस में ही। बात तो सोचने वाली है। ये ज्ञान स्कूलों में क्यों नहीं मिलता? खैर, ये अलग बहस है। हाँ, वो तो है। लेकिन मानसिकता की बात चल रही थी तो किताब में एक और बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। कौन सा वाला? पुअर डैड अक्सर कहते थे, मैं इसे खरीद नहीं सकता। ये लाइन हम सबने कभी न कभी सोची होगी या कही होगी। हाँ, अक्सर। जबकि रिच डैड का सवाल बिल्कुल अलग होता था। वो पूछते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? हाँ, ये छोटा सा फर्क लगता है पर है बहुत बड़ा। कैसे? मतलब शब्दों का ही तो हेर फेर है। नहीं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये प्रॉब्लम को देखने का नजरिया है। जब आप कहते हैं मैं खरीद नहीं सकता तो दिमाग बंद हो जाता है। बात खत्म। हाँ, आपने मान लिया, बात खत्म, सोचने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जब आप पूछते हैं कैसे खरीद सकता हूं, तो दिमाग एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा। हाँ, वो समाधान ढूंढने लगता है, आइडिया सोचने लगता है, बिजनेस का, निवेश का, कुछ और करने का। मतलब ये दरवाजा बंद करने की बजाय दरवाजे खोलता है। बिल्कुल। ये सीमाओं को मान लेने के बजाय संभावनाओं को तलाशने की मानसिकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है ये। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो जरूरी है। उद्यमियों और निवेशकों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। और इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़ा है चौथा सबक। मेरे ख्याल से ये किताब का सबसे फेमस हिस्सा है, असेट्स और लायबिलिटीज वाला। हाँ बिल्कुल, संपत्ति बनाम देनदारी। कियोसाकी इसे बड़े सरल तरीके से समझाते हैं। हाँ, बहुत ही आसान भाषा में। संपत्ति यानी एसेट, हाँ, वो जो आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे मान लीजिए कोई दुकान किराए पर दी है, उससे किराया आ रहा है।
या कोई स्टॉक खरीदा, उससे डिविडेंड मिल रहा है। या कोई छोटा सा बिजनेस शुरू किया जिससे प्रॉफिट आ रहा है। हाँ, और देनदारी यानी लाइबिलिटी, वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। जैसे कार की EMI। हाँ, या क्रेडिट कार्ड का भारी बिल, या फिर एक बहुत बड़ा आलीशान घर जिसके लोन और मेंटेनेंस में ही आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा जा रहा हो। लेकिन घर तो लोग संपत्ति मानते हैं। यही तो कियोसाकी पारंपरिक सोच को चुनौती देते हैं। तो उनके हिसाब से घर संपत्ति नहीं है। उनके कैश फ्लो वाले नजरिए से देखिए, अगर आपका घर हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, लोन की किस्त, प्रॉपर्टी टैक्स, मरम्मत वगैरह, और कोई आमदनी नहीं दे रहा, तो उस वक्त उस कैश फ्लो के लिहाज से वो एक देनदारी की तरह काम कर रहा है। अरे, ये तो पूरी सोच ही पलट गई। हाँ, वो ये नहीं कहते कि घर मत खरीदो, वो कहते हैं पहले इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स बनाओ। अच्छा, मतलब पहले कमाई के साधन बनाओ। हाँ, और फिर उन एसेट्स से जो पैसा आए उससे अपने लिए घर या गाड़ी जैसी चीजें खरीदो। ये नजरिए का फर्क है। कैश फ्लो पहले, बड़ी खरीदारी बाद में। बिल्कुल। अमीर बनने का रास्ता उनके हिसाब से ज्यादा संपत्ति बनाने और देनदारियां कम करने से होकर जाता है। ये समझना जरूरी है। और इसी से शायद 5वां सबक जुड़ता है, उद्यमिता और निवेश वाला। हाँ, ताकि उस रैट रेस से निकला जा सके, वो जो सुबह उठो, काम पे जाओ, बिल भरो वाला चक्कर। बिल्कुल। किताब कहती है कि इस चक्कर से बाहर आने के लिए सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना काफी नहीं है, आय के और स्रोत बनाने होंगे। जी, यहीं पर बिजनेस शुरू करने या निवेश करने का महत्व आता है। तो क्या वो नौकरी छोड़ने को कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन सिर्फ उसी पर निर्भर रहना उनके हिसाब से रिस्की है। अच्छा। वो कहते हैं अपनी आय के साधनों को फैलाओ, डाइवर्सिफाई करो, अपना कोई छोटा काम शुरू करो, रियल एस्टेट देखो, स्टॉक मार्केट समझो। इससे आपकी आय पर आपका नियंत्रण ज्यादा होता है। लेकिन ये बिना सोचे समझे कूदने की सलाह नहीं है, इसमें जोखिम है। हाँ, बिजनेस और निवेश में तो रिस्क होता ही है। बिल्कुल। तो ये जोखिम कैलकुलेटेड होना चाहिए, सोच समझकर, जानकारी के साथ। किताब मोटिवेट तो करती है, पर आलोचक कहते हैं कि कैसे करें वाली ठोस गाइडेंस थोड़ी कम है। तो मतलब खुद की रिसर्च जरूरी है। बहुत जरूरी है। बिना ज्ञान के ये राह खतरनाक भी हो सकती है। सही बात है। सिर्फ जोश से काम नहीं बनता, और ज्ञान और कौशल पर ही शायद छठा सबक है। सीखने के लिए काम करें, कमाने के लिए नहीं। हाँ, खासकर करियर की शुरुआत में, कि सिर्फ मोटी सैलरी के पीछे मत भागो। ऐसी जगह काम करो जहां कुछ सीखने को मिले, जरूरी स्किल्स मिले। ये भी थोड़ा अलग है। ज्यादातर लोग तो अच्छी सैलरी वाली जॉब ही ढूंढते हैं। हाँ, लेकिन कियोसाकी बताते हैं कि कौन सी स्किल्स आगे काम आएंगी, जैसे सेल्स, बेचने की कला। सेल्स? क्योंकि हर बिजनेस में कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है। अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस या अपना आइडिया ही सही। सही है। और कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से बात करना, अपनी बात समझाना, लोगों को मैनेज करना, और सबसे जरूरी पैसे को मैनेज करना, निवेश की समझ। अच्छा। उनका तर्क है कि ये स्किल्स आपको लंबे समय में ज्यादा अमीर बना सकती हैं, शायद उस पहली नौकरी की ज्यादा सैलरी से भी कई ज्यादा। तो ये जॉब सिक्योरिटी के बजाय फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर फोकस है। बिल्कुल। ऐसी सुरक्षा जो आपके हुनर, आपकी संपत्ति और आपकी समझ पर टिकी हो, न कि सिर्फ एक कंपनी पर। आज के जमाने में तो ये बात और भी सही लगती है। हाँ, गिग इकोनॉमी और बदलते जॉब मार्केट में ये बहुत प्रासंगिक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आज की तेज दुनिया में लोग सीखने के लिए कम सैलरी पर राजी होंगे, सब्र करेंगे? ये बिल्कुल वाजिब सवाल है, और यही शायद किताब की प्रेरणा और असल दुनिया की हकीकत में संतुलन बनाना पड़ता है। लेकिन शायद इसका मतलब ये है कि अपनी नौकरी के साथ साथ इन स्किल्स को सीखने के रास्ते ढूंढे। जैसे कोई कोर्स कर लिया या साइड प्रोजेक्ट। हाँ, या कंपनी में ही कुछ नया सीखा। संतुलन साधना होगा। सही कहा, संतुलन जरूरी है। अच्छा, अब अगर पूरी किताब को देखें तो ये इतनी पॉपुलर क्यों हुई, क्या कारण है? सबसे पहला तो भाषा बहुत सरल है। हाँ, कोई फाइनेंस का मुश्किल शब्दजाल नहीं। बिल्कुल, कोई भी समझ सकता है। दूसरा, ये लोगों को पैसे के बारे में बिल्कुल अलग ढंग से सोचने पर मजबूर करती है, जो बातें शायद कहीं और नहीं सुनी। हाँ, और वो दो पिताओं वाली कहानी वो याद रह जाती है, दिलचस्प है। और हाँ, वो सपना, फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना, वो तो सबको अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये इसकी ताकतें हैं। लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं जिन पर हमने थोड़ी बात की भी। हाँ, जैसे कि निवेश करो, पर कैसे करें,
इसकी प्रैक्टिकल गाइडेंस कम है। ये मोटिवेशनल ज्यादा है, स्टेप बाय स्टेप गाइड कम है। हाँ, दूसरा कुछ कॉन्सेप्ट्स का शायद अति सरलीकरण है, जैसे वो घर वाला उदाहरण। और वो सवाल तो हमेशा रहता है कि रिच डैड सच में थे भी या नहीं। हाँ, ये मिस्ट्री तो है। क्या वो बस एक सिखाने का जरिया थे? हो सकता है, कियोसाकी ने कभी साफ नहीं बताया। और आखिर में वो जोखिम वाली बात, अगर कोई बिना तैयारी के कूद पड़े तो नुकसान हो सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो मतलब कुल मिलाकर ये कोई ऐसी रेसिपी बुक नहीं है कि बस फॉलो करो और अमीर बन जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्यादातर एक माइंडसेट बदलने वाली किताब है, सोच बदलने वाली। एकदम सही। इसका निचोड़ यही है कि आप पैसे को देखते कैसे हैं। क्या आप सिर्फ उसके लिए काम कर रहे हैं, या आपने कोई ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो आपके लिए काम करे। ये आपको उस पारंपरिक सोच से पढ़ो, नौकरी करो, रिटायर हो जाओ, उससे बाहर सोचने पर उकसाती है। एक शुरुआत देती है। हाँ, उन लोगों के लिए जो अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकती है। भले ही तकनीकी डिटेल्स कम हो, पर ये एक जिज्ञासा जगाती है। बिल्कुल। स्टूडेंट्स हों, यंग प्रोफेशनल्स हों, या कोई भी जो पैसे को लेकर अपनी सोच बदलना चाहता है, उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। ये सवाल पूछना सिखाती है। क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या कोई और तरीका भी है? हाँ, बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पर। देखा हमने कि कैसे दो अलग-अलग नजरिए पैसे और जिंदगी के बारे में कितने अलग सबक दे सकते हैं। हाँ, ये किताब जवाब भले ही सारे ना दे, पर सही सवाल पूछने पे मजबूर जरूर करती हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सब खुद से पूछ सकते हैं। ये रिच डैड की मूल सोच से ही जुड़ा है। अच्छा, क्या सवाल? रिच डैड कहते थे कि सबसे बड़ी संपत्ति हमारा दिमाग है ना? हाँ, तो अगर हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है वो हमें मुख्य रूप से पैसे के लिए काम करना सिखाती है, तो फिर पैसे से अपने लिए काम करवाने के लिए हमें अपने दिमाग को कैसे शिक्षा देनी होगी, क्या सीखना होगा, कौन से स्किल्स, कौन सी सोच। मतलब ये हमें खुद ही सीखना होगा शायद। हाँ, क्योंकि ये पारंपरिक सिस्टम में तो आसानी से मिलती नहीं। तो ये नई शिक्षा कहाँ से शुरू होगी, कैसे होगी, इस पर सोचना शायद हमारे वित्तीय भविष्य के लिए पहला जरूरी कदम हो। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।